गायत्री कॉलेज सांचो के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम आज हमारे महत्वपूर्ण विचार कार्ल मार्क्स के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले इनके जीवन परिचय के बारे में समझते हैं। देखिए, मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रेड्स भी कहा जाता है और ट्रियर भी कहा जाता है। यहाँ पर एक यहूदी परिवार में 1818 में हुआ, लेकिन फिर जिस प्रकार से जर्मनी में असहिष्णुता फैल रही थी, इससे बचने के लिए इनके माता पिता ने क्या किया कि जब मार्क्स 6 वर्ष के थे तो उन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया, ताकि जो भी असहिष्णुता और अतिवादी प्रवृत्तियों से बचा जा सके। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो वेस्टफैलन के यहाँ हुई और फिर बाद में अपने कानून की शिक्षा लेने के लिए उन्होंने बॉन विश्वविद्यालय की ओर प्रस्थान किया, लेकिन कानून की शिक्षा उनको रास नहीं आया। उन्होंने वहाँ उसको त्याग करके दर्शन और इतिहास का अध्ययन किया, फिलोसॉफी एंड हिस्ट्री का उन्होंने अध्ययन प्रारंभ किया। अब यहाँ पर जब अध्ययन कर रहे थे तो मार्क्स हीगल के द्वंद्वात्मक दर्शन को देखा, इससे बेहद प्रभावित हुए और उनके जीवन में बेहद प्रभाव पड़ा इसका। फिर मार्क्स ने जैना विश्वविद्यालय से डेमोक्रिट्स एंड एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन में भेद करके इस टॉपिक पर उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की और मार्क्स इसी विश्वविद्यालय में एक संगठन था जिसका नाम था यंग हीगेलियस का सदस्य बना और फिर बाद में इन्होंने एक पत्रिका थी रहनिस टाइम के संपादक बने। मार्क्स ब्रुसेल्स से अपनी यात्रा के दौरान कैबेट, प्रोधा, बैकुनिन, वुल्फ, एंजल्स जैसे महान तत्कालीन विद्वानों के संपर्क में आए, इनसे संपर्क अच्छे स्थापित हुआ। यहाँ तक कि एंजल्स से इनके परम मित्र भी बन गए। फिर आप देखते हैं कि 1842 के आसपास उन्होंने एक और महत्वपूर्ण पत्र रिंचे जीतुंग के संपादक बने और 1844 में मार्क्स का परिचय फ्रेडरिक एंजल्स से हुआ। यही जो एंजल्स हैं, इनकी जो मित्रता घनिष्ठता में बदलते बदलते आप देखते हैं कि दोनों ने मिलकर ऐसी कई महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचनाएं लिखी। इन्होंने एंजल्स के साथ मिलकर जर्मन विचारधारा तथा मार्क्स ने एक कम्युनिस्ट संवाद समिति जो 1846 में इसकी स्थापना की। ठीक है, फिर प्रोदो द्वारा साम्यवाद का जब खंडन किया गया तो मार्क्स ने दर्शन की दरिद्रता पुस्तक लिखकर उसका प्रत्युत्तर दिया। ठीक है, तो इसलिए संबंध में कुछ महत्वपूर्ण उनके जीवन से संबंधित घटनाएं थी। दूसरा देखते हैं कि मार्क्स और एंजल्स ने ब्रुसेल्स में ही 1847-48 में साम्यवादी लीग के कार्य का प्रचार प्रसार के लिए अपना ग्रंथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को तैयार किया। यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को दोनों ने मिलकर लिखा। उसने कल्पनात्मक, आलोचनात्मक, सामंतवादी, पुरोहितवादी, पूंजीवादी की भिन्न भिन्न शाखाओं की आलोचना करके वर्ग संघर्ष के सदन में इतिहास की व्याख्या द्वारा क्रांति का नारा बुलंद किया। बेहद एक क्रांतिकारी स्वरूप को उन्होंने स्थापित किया। तत्कालीन समय में जो भी कल्पनात्मक या आलोचनात्मक या सामंतवादी, पूंजीवादी के विरुद्ध जबरदस्त तरीके से उन्होंने प्रहार किया और वर्ग संघर्ष की बात के उल्लेख करके और इतिहास की व्याख्या के द्वारा उन्होंने क्रांति को करने के लिए बिल्कुल प्रेरित किया। जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है या साम्यवादी घोषणा पत्र है, यह रचना एक प्रकार से साम्यवादियों का धर्म ग्रंथ माना जाता है। जितनी भी कम्युनिस्ट
विचारक हैं उनके लिए महत्वपूर्ण एक धर्मग्रंथ के रूप में जाना जाता है। इनकी रचना से वैज्ञानिक समाजवाद का युग प्रारंभ होता है। मार्क्स ने 1845 में इंग्लैंड में श्रमिक वर्ग के लिए एक वर्कर्स एजुकेशन यूनियन की स्थापना की। 1847 में उसने इंग्लैंड में उग्र श्रमिकों की प्रथम कांग्रेस की स्थापना, उसका नाम कम्युनिस्ट लीग रखा। क्या नाम? कम्युनिस्ट लीग रखा। फिर अपन देखते हैं कि 1864 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग समुदाय का जो गठन किया था, उसी को विश्व में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय के नाम से, यानी फर्स्ट इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का आरंभ उनके एक शब्द से होता है कि आज यूरोप को एक हुआ आतंकित कर रहा है, और वो हुआ है कम्युनिस्ट का हुआ। उनका जब से ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो बुक है, रचना है, इसमें जब पहले पेज पर इन शब्दों का उल्लेखित किया गया है कि आज यूरोप को एक बहुत बड़ा हुआ आतंकित कर रहा है, और वह है कम्युनिज्म का हुआ। ठीक है, इसलिए इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है कि कम्युनिस्ट क्रांति के डर से शासक वर्ग को कांपने दो, मजदूर के पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के सिवा और कुछ भी नहीं है, और जीतने के लिए सारी दुनिया है, इसलिए दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। इस प्रकार का संदेश इसमें दिया है। 1883 में मार्क्स की मृत्यु पर 1889 में मार्क्स की मृत्यु पर मानव जाति एक रत्न से वंचित हो गई, और वह भी हमारे युग के एक महानतम रत्न से, ये एंजल्स ने कहा था। ठीक है, तो ये उनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाक्रम था, कुछ तथ्यात्मक जानकारी। अब देखते हैं मार्क्स की रचनाएं, उनकी कौन सी विश्व प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, देखते हैं। देखिए, मार्क्स ने ज्यादातर अपने लेख जर्मन भाषा के समाचार पत्र आगे बढ़ो, न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून, राइन समाचार पत्र में लिखे, और जर्मन फ्रांस वार्षिकी के संपादन भी इन्होंने किया था। ठीक है, तो उनकी जो पुस्तक है, एक है द होली फैमिली 1844 में जिसकी रचना की गई थी। दूसरी थी द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, दरिद्रता के दर्शन 1847 में। अगली है द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट 1844 में इसकी रचना की थी। और विश्व प्रसिद्ध द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1848, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट 1865, दास कैपिटल 1867, कैपिटल वॉल्यूम फर्स्ट 1867, वॉल्यूम सेकेंड 1885, और कैपिटल थर्ड 1894 जो इनकी मृत्यु के बाद में प्रकाशित हुए। द सिविल वॉर इन फ्रांस 1870-71, द गोथा प्रोग्राम 1875, और इनॉग्यूरल एडवी टू द इंटरनेशनल वर्किंग मैन एसोसिएशन 1864। तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचना है। अब इसमें से आपको जो याद रखनी है वो है दास कैपिटल, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द होली फैमिली, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, और द गोथा प्रोग्राम। ये कुछ इनकी 4-5 महत्वपूर्ण रचना है जो आपको याद रखनी है। कभी भी इनसे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये महत्वपूर्ण पुस्तकें याद रखनी है। अब कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि मार्क्स ने एंजल्स के साथ मिलकर कौन कौन सी रचना लिखी या कौन कौन सी रचनाएं की। तो आपको ये बताना है कि 3 ऐसी पुस्तकें हैं, रचना है जो मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर लिखा था। द होली फैमिली, जर्मन आइडियोलॉजी, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र जिसको कहा जाता है। ये पुस्तकें इन्होंने साथ मिलकर लिखी गई थी। होली फैमिली पुस्तक में उन्होंने इतिहास की आर्थिक व्याख्या तथा वर्ग संघर्ष के सिद्धांतों को बीज रूप में प्रतिपादित कर निजी सम्मति की व्यवस्था के बारे में पूरा उल्लेख किया गया है। तथा प्रोद्योगिकी पुस्तक व्हाट इज प्रॉपर्टी से प्रभावित होकर
मार्क्स ने द पोवर्टी ऑफ फिलोसॉफी लिखा था। गोथा कार्यक्रम की आलोचना में मार्क्स राज्य के सार और वर्तमान समाज की भूमिका का उल्लेख करते हैं और मार्क्स के संपूर्ण विचारों का जो महत्वपूर्ण जो उल्लेख है वो दास कैपिटल में मिलता है। इस ग्रंथ को सर्वश्रेष्ठ साम्यवादी सिद्धांत की आधारशिला, श्रमिकों धर्म ग्रंथ, धनिकों का दिमाग को ठंडा करने वाला नुस्खा कहा जाता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में साम्यवादी दर्शन क्रांति का मूलाधार सर्वहारा की क्रांति की भविष्यवाणी की गई है कि सर्वहारा वर्ग है वो अपनी क्रांति करेगा और एक वर्ग विहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना करेगा, साम्यवाद की स्थापना करेगा, ये उसमें उल्लेख किया गया है। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी आर्थिक सिद्धांत के सामने उल्लेख किया गया है। मार्क्स ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पर भी अपने नोट्स कुछ तैयार किए थे। इसलिए व्यापार कहते हैं इनके एक संपूर्ण विचारों के संबंध में कि उन्होंने सुंदर गुलाबों के फूलों की कल्पना तो की, परंतु गुलाब के वृक्षों के लिए धरती तैयार नहीं की। यह एक सोपन लोक के समाजवादी के बारे में कहा जाता है। सेंट साइमन वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के समर्थक थे। ठीक है, तो ये सब उन्होंने अपने अलग अलग विचारों और रचनाओं में ये सब बातें उल्लेखित की। अब ये मार्क्स की जो प्रेरणा स्रोत है, ये मार्क्स ये सब किससे प्रभावित हुए और अपने विचारों में सबसे ज्यादा प्रभावित कहाँ दिख रहे हैं? तो देखिए, पहला है हीगल से बेहद प्रभावित हुए। हीगल के दर्शन से उन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति को स्वीकारा और द्वंद्वात्मक पद्धति को अपने विचारों में इसको स्थान दिया। अगला देखते हैं कि ब्रिटिश समाजवादी तथा अर्थशास्त्रियों की जो विचारधारा है उसका भी उनको प्रभाव पड़ा। हम देखते हैं एडम स्मिथ, रिकार्डो, जिनके श्रम आधारित मूल्य सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत, इनसे प्रभावित हुए। फ्रेंच समाजवादी सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, कैबेट, फ्रोदो, इनसे भी प्रभावित हुए तथा तत्कालीन समय की जो भी समसामयिक आर्थिक परिस्थितियां थी इससे भी बेहद प्रभावित दिखते हैं। तो ये इनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जिसको हमने देखा, समझा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मार्क्स के द्वारा जिस समाजवाद का उल्लेख किया है वो वैज्ञानिक समाजवाद कहलाता है, क्रांतिकारी समाजवाद कहलाता है। इन्होंने सोपन लोग के समाजवाद को जबरदस्त तरीके से प्रहार किया। तो ऐसा क्या है कि इनको वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में कहा जाता है, इसके बारे में जो राय रखी जाती है उसके संबंध में थोड़ा बहुत अपन देखते हैं। तो देखिए, मार्क्स ये कहते हैं कि मैंने जो समाजवाद का प्रतिपादन किया वो वैज्ञानिक क्यों है, लेकिन इससे पहले जो समाजवादी विचारक हैं जैसे नोएल बाउफ हैं, सेंट साइमन हैं, चार्ल्स फोरियर हैं, लुई ब्लॉक हैं, या जॉन डी सिस्मोंडी हैं, डॉक्टर हॉल हैं, विलियम थॉम्सन हैं, रॉबर्ट ओवन हैं, ये जो विचारक हैं वो सोपन दर्शी या सोपन लोग के समाजवादी विचारक हैं। इन विचारकों ने क्या किया? आर्थिक विषमता के स्थान पर समाज में धन को न्यायोचित वितरण पर बल दिया। यानी आर्थिक जो विषमता है ना उसके स्थान पर उन्होंने समाज में धन का न्यायोचित वितरण किस प्रकार से किया जा सके इस पर सबसे ज्यादा बल दिया। किंतु उन्होंने ये नहीं बताया कि ये विषमता, आर्थिक विषमता किन कारणों से पैदा होती है। आर्थिक विषमता के कारणों का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई आर्थिक विषमता है, अब इसमें क्या करना चाहिए कि जो भी धन है उसका न्यायोचित न्याय के साथ उसका वितरण सबके साथ किया जाए तो बेहतर रह सकता है। इसलिए वेपर कहते हैं कि उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की, लेकिन परंतु गुलाब के वृक्षों के लिए धरती तैयार नहीं की। ये किसके लिए कहा गया था? सोपन लोग के समाजवादियों के संदर्भ में। स्पष्ट हो? अगला है कि मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवाद एक काल्पनिक समाजवाद की विचारधारा, ये काल्पनिक विचारधारा न होकर विधिवत रूप से प्रतिपादित एक व्यवहारिक दर्शन है। मार्क्स ने जो भी अपने समाजवाद के संबंध में जो विचार दिए हैं वो किसी प्रकार से काल्पनिक नहीं है, ये काल्पनिक विचारधारा नहीं है, बल्कि एक विधिवत रूप से प्रतिपादित एक व्यवहारिक दर्शन है। इस दृष्टि से इसे वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। इसमें कभी किसी प्रकार की कल्पनाओं का, आदर्श का उल्लेख नहीं है, बिल्कुल व्यवहारिक और धरातल पे है ये विचार प्रतिपादित किया है, इसे उसको वैज्ञानिक समाजवाद हम कह सकते हैं। मार्क्स का समाजवाद
इतिहास के अध्ययन पर आधारित है। मार्क्स इससे सहमत नहीं है। जो कुछ लोग मानते हैं कि इतिहास महान व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम, ये मार्क्स बिल्कुल यकीन नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास क्या है, कि इतिहास महान व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम है। मार्क्स ये नहीं कहते, नहीं। इसलिए कहते हैं कि इतिहास को समझने के लिए उसने हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया। इतिहास का अध्ययन करने के लिए किसको अपनाया? हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया। मार्क्स का विश्वास था कि आर्थिक शक्तियों के आधार पर इतिहास का विकास हुआ है और इस बात पर बल दिया कि ऐतिहासिक घटनाओं पर आर्थिक परिस्थितियां अपना प्रभाव डालती हैं। उसने पूंजीवाद की दोषों का वर्णन करने के साथ साथ पूंजीवाद का अंत कर वर्गविहीन समाज की स्थापना करने के लिए एक विधिवत प्रक्रिया का निरूपण किया। इस प्रकार समाजवाद को उसकी भावुक तथा काल्पनिक पृष्ठभूमि से निकलकर एक वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। इसलिए उसने कहा था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ का नारा देकर श्रमिक वर्ग को क्रांति के लिए आह्वान किया। श्रमिक वर्ग को संगठित करने के लिए 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय की स्थापना का एक महत्वपूर्ण एक कदम था। इस संबंध में पूरा अपना विचार प्रकट करते हैं और इस बात को वास्तविक से स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। CEM जॉर्ज कहते हैं कि मार्क्स पहले समाजवादी विचारक हैं या लेखक हैं जिसके कार्य को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। उसने अपने वांछित समाज का चित्रण ही नहीं किया, बल्कि उन परिस्थितियों का भी विस्तृत वर्णन किया है जिसके माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। लॉस्की इस संबंध में कहते हैं कि किसी भी पहलू से देखें तो मार्क्स का चिंतन सामाजिक दर्शन के इतिहास में स्वयं एक युग है। उसने साम्यवाद को अस्त व्यस्त रूप में पाया और उसने एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा साम्यवाद को एक दर्शन और गति प्राप्त हुई। लैन लैंकास्टर भी कहते हैं कि वैज्ञानिक समाजवाद होने के दो प्रमुख आधार हैं कि एक तो वास्तविकता पर आधारित है, न कि कल्पना पर, और ये नवीन व्यवस्था स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ही स्वीकार करता है। तो आप बिल्कुल कल्पना आदर्श को स्थान न होकर व्यवहारिक और वास्तविक यथार्थ पर आधारित है तथा इसकी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए उन्होंने जो दृष्टिकोण अपनाया वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है, जो कहीं पर भी काल्पनिक नजर नहीं आता। इसलिए मार्क्स का दर्शन विराट सुसंबद्ध है। ठीक है, मार्क्स ने अपना जो द्वंद्वात्मक विचार है वो हीगल से लिया है और जो भौतिकवाद का विचार है वो फायरबाख से लिया है। उनका जो शुद्धिकरण तथा समन्वय करने के लिए अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का निर्माण किया है। ठीक है, तो ये उनके कुछ वैज्ञानिक समाजवाद के संबंध में हमने देखा। अब देखो, कभी कभी उनका एक सिद्धांत है आर्थिक नीतिवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या या इतिहास की आर्थिक या भौतिकवादी व्याख्या। ये किसी भी प्रकार से अलग अलग नाम से आ जाए तो भी आपको एक ही समझना है, सबका एक ही अर्थ होता है। अब हम कुछ देखते हैं मार्क्स के कुछ कथन है या मार्क्स की आलोचना के समय कुछ कथन है या जो नव मार्क्सवादी उनके जो कथन है उनके बारे में उन्होंने क्या क्या कथन कहे, एक एक करके समझते हैं। देखो, मार्क्स ने कहा था कि जब उत्पादन हाथ की चक्की से होता है तो सामंतवाद अस्तित्व में आता है और जब उत्पादन भाप की चक्की से होता है तो पूंजीपति उद्योगपतियों का आविर्भाव होता है। समझ गया कि जब उत्पादन हाथ की चक्की से होता है तो सामंतवाद अस्तित्व में आता है और जब उत्पादन भाप की चक्की से होता है तो पूंजीपति और उद्योगपतियों का आविर्भाव होता है। ठीक है, दूसरा कहते हैं कि अभी तक का समस्त समाज का इतिहास आज तक का जो समाज का इतिहास रहा है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में बात की थी। ठीक है, फिर मार्क्स ने कहा था कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता, आपको खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए पूरा संसार है, इसलिए दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। ये उन्होंने एक अपना नारा दिया था, अपनी आवाज़ को बुलंद किया था। और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि उनका एक सिद्धांत है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत या अधिशेष मूल्य का जो सिद्धांत है उसमें उन्होंने अधिशेष मूल्य को मार्क्स चुराई हुई आय कहते हैं, चुराई हुई आय के रूप में उसको स्पष्ट किया है। ठीक है, इसलिए इन्होंने अपने जो सिद्धांत दिए बिल्कुल वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में और वास्तविक और वैज्ञानिक पद्धतियों, बिना कल्पना,
बिना आदर्शों का सहारा लेते हुए अपने इस सिद्धांत को उन्होंने प्रकट किया। अब हम देखेंगे उनके एक एक महत्वपूर्ण जो भी सिद्धांत दिए उनके संबंध में।